रात कुछ लोग बैठ पाए? गोष्ठ कुछ लोग बैठे। कितने लोग रात बैठ पाए गोष्ठी में? तो सारे ही बैठ पाए बोलते। जो कुछ हैं वो आए नहीं है, उधर नाश्ते में होंगे। हाँ जी। तो कितने लोगों को लगा कि कल की चर्चा आपके लिए उपयोगी थी? तो उसमें क्या उपयोगी था, एक बार लिख डालिए। कल दिन भर की चर्चा में अपने लिए क्या मिला? मुख्य रूप से बात यह हुई थी कि यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करके मंजिल पे पहुंचेंगे। उस संदर्भ में कल दिन भर की चर्चा में क्या निष्कर्ष हमारी अपने लिए निकले हैं, उसको 1 2 3 4 बुलेट्स में एक बार डाल के देखिए। देखिए, मेरा बोलना और शिविर का चलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या निष्कर्ष ले पा रहे हैं, नहीं तो कथा ही है। तो सार बात यह है कि बहुत मानव की एक ही ताकत है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति है। उसका पहला एक्सप्रेशन यही है कि उसमें ऑब्जर्वेशन की ताकत है। तो एक ओरिजिनल ऑब्जर्वर कैसा हो सकता है और कैसे हम चीज़ों को अपने में देख सकते हैं और ज़िंदगी में लंबी छलांग लगा सकते हैं। देखिए, तो स्थिति संतोषजनक नहीं लग रही। मेरी गलतफहमी है या ऐसा ही है? सबकी कॉपियां ब्लैंक थी? नहीं, पीछे कुछ लोग, इधर तो कुछ अलग प्रभाव है, इसलिए उधर मैं आया ही नहीं। हाँ जी, डेली सुबह कोई नए 1 या 2 लोग पूरा प्रेजेंट करेंगे बोर्ड पे आके, और उसका एक तरीका है कि पर्ची सबके नाम की डाली जाएगी और जिसकी पर्ची निकली देखिए, मुझको नहीं पता है कि अभी आप किसके कहने से आए हैं, लेकिन धीरे से 8वें दिन आप ये पहचानेंगे कि कोई अभूतपूर्व घटना हमारी ज़िंदगी में घट सकती थी और हमने कम ध्यान दिया, जैसा ध्यान देने की ज़रूरत थी वैसा ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है 2-5 साल बाद समझ में आएगा। अभी नहीं भी आएगा तो हो सकता है 2-5 साल बाद समझ में आएगा। तो इसलिए निवेदन यह है कि आज दूसरा दिन है और आयोजक मंडल कहाँ है? आयोजक मंडल, चलो सुनील आगीवाल जी है तो सारी बात हो सकती है। कैमरा और एलईडी सभी लोगों के लिए कल सुबह 7:15 से 8:15 खाना होगा। 8:15 बजे खाना बंद हो जाएगा और ठीक 8:30 बजे हम हॉल में होंगे। सबको स्वीकार है? नाश्ता 7:15 से 8:15 और 8:15 बजे क्लोज। आगीवाल जी की जिम्मेदारी। 8:15 के बाद नाश्ता क्लोज रहेगा सबकी जानकारी के लिए। उसके बाद आप नाश्ता करने जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक? तो 8:15 के पहले हम सबका नाश्ता हो जाएगा और आपका ऑडियो वीडियो सबकी सेटिंग 8:15 8:30 के पहले आपकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक? ताकि डॉट 8:30 के पहले हम शुरू। देखिए, रेजिडेंशियल का मतलब यही है। आप सब भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना सारा इंतजाम किया गया है, हम 9:30 बजे शुरू हों कल, कोई बात नहीं, गलती हम आयोजक मंडल की है कि हम पहले से इन्फॉर्म नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो कल से हम और व्यवस्थित चलेंगे और आज का दिन भर हम बेहतर चल पाएंगे। चलिए, तो जो लिखना था आपने लिख लिया है। 5 मिनट के लिए जो भी आपको समझ में आया अपने पड़ोसी से शेयर करें। दोनों एक दूसरे से शेयर करें, एक ही मत शेयर करता रहे। सर, सभी अपने अपने जोड़े में हो जाएं और एक दूसरे के साथ शेयर करें कि कल क्या मिला।
मैं कुछ जानकारी दूँ, एक स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ, उसके बाद। माइक पास में रखिए। एक संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे और उपदेश वगैरह दिया करते थे, जगह जगह घूमते थे वो। तो एक बार उनका बहुत सारे शिष्य बैठे थे, तो उनको लगा कि आप इतने प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारे संत और भी हैं देश में, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लोग बाग सुधरे नहीं है। मक्कारी चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, हिंसा भी चल रही है, चोरी चपाटी सब चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो संत भी बड़े, क्या समस्या तो बड़ी विकट है, इसको कैसे निजात पाई जाए। फिर सोचा उन्होंने कुछ तो किया जाएगा इसका। तो सब शिष्यों से बोला कि आप एक शराब का घड़ा लेके आओ। तो आश्चर्य हुआ, गुरुजी और बोल रहे हैं एक शराब का घड़ा लेके आओ, कैसे संभव है ये? लेकिन गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही था। लेके आए, बोला इसमें से थोड़ा थोड़ा सब लोग शराब पी लो, लेकिन एक शर्त है, गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो ठीक है, सबने उनका आज्ञा का पालन किया और शराब पी। और क्या अब इसको वापस थूक दो या उल्टी कर दो? ठीक है। 10 या 15 मिनट बाद गुरुजी ने पूछा, आपको कुछ नशा हुआ? तो गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, हम शराब अगर गले के नीचे नहीं गई, पेट में नहीं गई, तो नशा कैसे होगा? कि बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो आप प्रवचन सुन रहे हो, जो बातें सुन रहे हो, अगर आचरण और बिहेवियर में नहीं आई तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब, कल हमने जो सुना है उसको अपन आचरण में और व्यवहार में लाएंगे तो थोड़ा हमारे साथ ये ठीक रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा था आपको। और मोटे तौर पर जो बातें उभर के आई है मैंने मेरे अपने दिमाग से, कि एक तो स्वयं को पहचानना है, उसमें आपका अहम चला जाएगा। आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपका थोड़ी सी मेरे को लगता है कि यहाँ भाषा को बदलेंगे। आप जब भी कुछ बोलेंगे अपने लिए बोलेंगे, हम हाँ, दूसरों के मतलब लिए नहीं बोलेंगे। उसमें यूँ लगा कि हम अपने आप को मैं अपने आप को पहचान पाया थोड़ा बहुत कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अब वो सुधर रही है। और दूसरा मेरे क्या, हम बहुत लोग पशुता व्यवहार करते हैं, जैसे कहते हैं ना, ईट लाइक ए एनिमल नॉट लाइक ए मैन। समझे आप कुछ? ईट लाइक ए एनिमल नॉट लाइक ए मैन। पशु क्या करता है, जब भूख लगती तभी खाता है। आदमी का कोई भरोसा नहीं है, 12 बजे भी खा लेगा, 2 बजे भी खा लेगा, खाने के बाद भी खा लेगा, अच्छी चीज़ें गुलाब जामुन है, रस मलाई खा लेगा। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करेगा, उसका एक टाइम रहता है। और आदमी का कोई वक्त भी नहीं है और खाने का भी कोई लिमिट नहीं है। तो आदमी को कैसा खाना चाहिए? पशु जैसा। तो कुछ व्यवहार हमको पशु जैसा करना पड़ेगा। और जो चीज़ें बताई थी, रूप धन बल, उससे खुशहाली का पैमाना नहीं है हमारे लिए। ये ऐसा कुछ नहीं कि उससे हमको खुशियाँ मिलेगी, ये मिलेगी। और जो अपने लिए हम करते हैं या मेरे लिए मैं करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ दूसरों के लिए भी कहूँ मेरे लिए सुख अच्छी चीज़ है, तो मैं ये चाहूँगा कि दूसरी चीज़ दूसरों के लिए भी ये चीज़ हो। और जो मिला उसमें खुश रहो, क्योंकि आपने मेहनत करके जो प्राप्त किया है आपको ही मिला है, उसमें आपको खुश रहना सीखना चाहिए। और 2-3 बातें और है कि नहीं, डिलीवरी नहीं जा रही है उस तरह से। बैठिए, धन्यवाद। बैठिए। फिर से भाषा में ही वो सब बना हुआ है जिसमें कि हम बार बार बहिर्गमन ही करते हैं। तो यहाँ हम 7 दिन क्या करेंगे, मैंने कल कहने की कोशिश की है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो जो कुछ कंटेंट कल दिन भर में आया, उसकी रोशनी में मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे देखा, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई उपलब्धि पाई तो उसको शेयर कर सकते हैं, और उसमें कोई गैप मुझको दिखाई दिया, और पूरे कंटेंट में, दिन भर के कंटेंट में कल मेरे को कोई क्लियरली ये दिखाई दिया कि मेरा कोई थॉट शिफ्ट होता है, मेरा कोई मान्यता शिफ्ट होता है। तो कोई शिफ्ट मैंने अपने भीतर पाया, उसको शेयर कीजिए। कोई उपलब्धि आपने भीतर पाई, उसको शेयर कीजिए। कोई गैप अपने भीतर आपने पाया, उसको शेयर कीजिए। अपने लिए शेयर कीजिए, अपनी बात कीजिए। दूसरों के लिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता अभी नहीं है ना? तो भाई जी ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन बाकी जो और लोग बोलेंगे, और जब भी कुछ बोलें थर्ड पर्सन में बात नहीं करना है, सीधी सीधी अपनी ज़िंदगी पे बात करें, अपनी ज़िंदगी बीच में लेके आएँ, है ना? किसी ए के साथ हुआ था, किसी बी के साथ हुआ था, किसी बुद्ध के साथ हुआ था, किसी गांधी के साथ हुआ था। इस पूरे 8 दिन में ना मैं कोई रेफरेंस को इस्तेमाल करूँगा, ना आप कोई रेफरेंस लेंगे, कोई रेफरेंस नहीं। सीधे सीधे बात आपकी की जा रही है,
ना यहाँ रामचंद्र जी की बात की जा रही है, ना यहाँ कृष्ण महाराज की बात की जा रही है। वो तमाम बातें हम लोगों ने सुनी हैं, उसके जो भी अच्छाइयाँ हैं हम ग्रहण कर पाए हैं वो हमने ग्रहण की है। अभी जो बात भाई जी कहते रहे कि हाँ अंदर नहीं जाएगा तो कैसे होगा, तो मुझको लगता है इस बात को जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो इस पे भी हमको एक कुछ अच्छा सोच मिलेगा कि बेसिकली हर आदमी जैसा है, मानव के साथ एक सूत्र है, वो जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख के साथ होना ही चाहता है। इसलिए कोई समझना नहीं चाहता है ऐसा है नहीं, वो समझना ही चाहता है। हाँ, जहाँ वो खड़ा है उस पॉइंट को कैसे एड्रेस किया जा सके, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी हमारी परेशानियाँ जो प्रवचन विधि में रही हैं, है ना, जो साधना विधि में रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक मनस्थिति है। साधना करने वाला जिस मनस्थिति से बोल रहा होता है, सुनने वाला उस मनस्थिति के साथ नहीं होता है, इसलिए वो ग्रहणशीलता आ भी नहीं पाती है। तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इस धरातल पे बहुत कुछ बदलेगा और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बहुत सारी नई विंडो खुलेंगी। तो मेरे को लगता है कि आपको ये बातें ध्यान में रहेंगी कि मैं जो कुछ कहूँगा अपने लिए कहूँगा, मेरी ज़िंदगी से कहूँगा, मेरी ज़िंदगी बीच में लाऊंगा, कोई बाहर का एग्जाम्पल कोट नहीं करूँगा। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार सर। मैं खुशबू, मैं भिलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा से। मुझे इतना पता चला है कि जो भी अभी मैंने कल सीखा या मैं कुछ टाइम से कोशिश कर रही हूँ अपने आप को जानने की, तो मुझे एक गैप पता चला है अपना कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ या कुछ लाइक इंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें देखती हूँ या कुछ भी खरीदने जाती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं हमेशा सोचने की कोशिश करती हूँ कि मुझे ये ज़रूरत है भी या नहीं, कि मैं मतलब हो सकता है इससे भी इनसे भी कम चीज़ों में मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। और दूसरा ये है कि अगर फ्यूचर की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को पद और सम्मान के अलावा मैं और ज़्यादा जान नहीं पा रही हूँ कि मुझे अगर मैं ये करूँगी तो मुझे सम्मान मिलेगा। और कोशिश कर रही हूँ कि अपने रिश्ते अच्छे बनाऊँ, पर लगता है कि वह जैसा चल रहा है वैसे चलने दो कि हाँ, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो का एक सीधा मतलब इतना ही है कि हमारे भीतर ऐसा कोई विश्वास, ऐसी कोई आशा भी नहीं बची है कि ये ठीक हो सकता है। जब हमारे भीतर वो आशा ही खत्म हो जाती है तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, उसके सिवा हमारे पास रास्ता भी क्या है। हाँ, पर ये हिम्मत भी नहीं हो रही ना कि इतने सालों से वो रिश्ता ऐसा चला है और अब जाके कहेंगे कि ठीक है हम अच्छे से बात कर सकते हैं, तो कैसे मेरे को लगता है कि रिश्ता तो बाद में चलेगा। पहले अभी जब हम बात शुरू करेंगे तो पहले रिश्ता चलेगा कि पहले हम चलेंगे? पहले हम चलेंगे। बस पहले हम चलेंगे तो रिश्ता चलेगा। देखो, बहुत ध्यान से इस बात को कहना चाहता हूँ कि यदि हमने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम एक शानदार बिल्डिंग बना सकते हैं और अपने आसपास हम बहुत सारी शानदार बिल्डिंगें देखते हैं। ये उस तरह की बात की जा रही है कि यदि हमको जिंदगी समझ में आती है तो बिल्कुल उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी भी खड़ी की जा सकती है। यहाँ हवा में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हर आदमी की जिंदगी से जिंदगी खुल रही है। जो कुछ कहा जा रहा है आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आपको मानना नहीं है, आप असहमत होने के लिए पूरी ताकत लगाएं। और आज जो प्रस्तुतियां होंगी उसमें सहमति वाली प्रस्तुतियों को बहुत करने की आवश्यकता अब नहीं है। पहला दिन था, सब कुछ एंटरटेन किया गया ताकि सभा एक हार्मोनाइज हो जाए, सभा स्टेबल हो जाए। कल की हमारी दिन भर की जो भी कुछ प्रोसेस हमने किया उसके लिए सभा को जोरदार एप्रिसिएशन है कि पहले दिन में जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट आने की ज़रूरत है उससे बेहतर इन्वॉल्वमेंट आया है। और हम काफ़ी पहले ही दिन ऐसा लगा है कि जैसे बिल्कुल हम 2-3 दिन की यात्रा कर चुके हैं इन्वॉल्वमेंट के रूप में, है ना। और भीलवाड़ा को विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज अब जो प्रस्तुतियां होंगी, जब हम आगे डिस्कशन में बढ़ेंगे तो सहमति वाले भाग को कम लेंगे, असहमति वाले भाग को ज़्यादा लेंगे। जी, मेरा नाम सोनाली है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। मैंने जो कल जितना भी समझा यहाँ पे कितना ग्रुप है भीलवाड़ा का, कितनी संख्या है? गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। तो उससे मुझे अपना सबसे पहली चीज़ तो एक कह सकते कि
गिल्ट कम बोलूँगी, रियलाइजेशन जो ऑब्जर्वेशन मोड होता है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। मतलब जितनी भी चीज़ें समझ में आई, पहला सवाल तो खुद के लिए ये खड़ा हुआ कि ये डिफरेंस पता ही नहीं था, जिंदा रहना अलग होता है, जीना अलग होता है। शब्दों को अलग नहीं करे पर समझ में भी नहीं थी वो चीज़। तो जब सारी चीज़ें पुरानी देखी, चाहे किसी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से लेके कोई कोर्स करने तक, कोई डिग्री करने तक, तो यही समझ में आया कि मैंने हर चीज़ फ्यूचर की चिंता के तौर पे ही किए कि ऐसा हो जाएगा। इवन खुद के फ्यूचर के लिए भी कभी सोचते, चाहे रिश्तों में हो, चाहे मतलब मैंने जब भी खुद के लिए भी सोचा रिश्तों में या किसी भी चीज़ में, तो ये समझ में आया कि डर था वहाँ पे, या एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे कि बस कुछ स्टेबल मिल जाए, कुछ गलत ना हो जाए। मतलब वो डर ही था वो चीज़ में। तो मुझे ये समझ में आया और बहुत बुरा भी लगा जब सोचा इस बारे पे। कल जब शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इवन मैंने अभी तक एक कपड़ा भी बिना फ्यूचर की चिंता के नहीं खरीदा, तो वो थोड़ी सी अजीब सी मतलब चीज़ लगी खुद के बारे में। हाँ, या तो चिंता से कुछ हो रहा है या दूसरों को चमकाने दिखाने के लिए कुछ हो रहा है। मैं दोनों में कहीं नहीं हूँ। हाँ, तो मतलब जीना तो दूर दूर, मैं जिंदा रहने में भी बहुत ऐसा हो गया कि निचले स्तर तक हो गई वो चीज़। और इवन कभी माइंड में कभी आ भी गया कि ठीक है अपन थोड़े ठीक इंसान है, तो वो भी सिर्फ इसलिए आया क्योंकि संवेदनशीलता पे है। मतलब मुझे जब मेरे बारे में ये चीज़ लगी, और क्योंकि मैंने हम मतलब जो हमारा ग्रुप मतलब जहाँ सब लोग आए थे, तो हमने थोड़ा सा यूट्यूब से पहली चीज़ें समझी थी। तो एक चीज़ मुझे जो अभी तक इसकी उपलब्धि लगी, यहाँ से तो अभी सीखना मैंने अब स्टार्ट किया है, पर जैसे ये मेरे सर भी है और कह सकते हैं एम्प्लॉयर भी है, तो और टीचर भी रहे। तो हमेशा ऐसा होता था कि 5 साल हो गए हमें साथ में काम करते हुए, पर हमेशा ऐसा होता था कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। सर ने कुछ कहा, मुझे सही नहीं लगा, तो मैं मतलब एक माइंड करने वाली बहुत बुरी हैबिट हो चुकी थी कि ऐसा मुझे ही क्यों कहा, मैं स्टूडेंट हूँ तो वैसा क्यों नहीं समझा, और एक एम्प्लॉय की जैसा ही क्यों समझा। तो जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए अभी पिछले 4-5 महीनों में जितना हमने सुना समझा, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक सिर्फ ये रही कि मुझे माइंड करने वाली हैबिट बहुत कम हो गई। ये समझ में आने लगा कि सर कुछ भी कहे वो इसलिए नहीं कह रहे कि उनको कुछ अपना अच्छा बताना, वो इसलिए कह रहे कि मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे अपने गैप दिखने शुरू हो गए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी। थैंक यू। शानदार। तो ये शेयरिंग का क्वालिटी ठीक रहा है ना। तो अपनी ज़िंदगी से जब भी शेयर करेंगे। हाँ जी। हेलो जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि हाँ, मेरा नाम तेजस जैन है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। और मेरा आपसे ये सवाल है कि कल आपने जैसे बताया कि बढ़ती उम्र के साथ वर्तमान की भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध और भविष्य की चिंता ये बढ़ती जाती है। तो मैं कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट हूँ कि आपने जैसे बोला कि भविष्य की चिंता, तो मैंने अपने ही काफ़ी रिलेटिव और मेरे ही घर में काफ़ी बुजुर्ग लोगों को देखा, तो उनको भविष्य की चिंता नहीं होती। जैसा आपने कहा कि चिंता बढ़ती है। तीसरे की तरफ से तुम मत बोलो, जो यहाँ नहीं है उसकी चर्चा मत करो। हाँ जरूर। जब तो तुम 60 में पहुंचोगे तब बात कर लेंगे। है ना। अभी हमको नहीं पता है दूसरा क्या सोच रहा है, और मैंने कहा है कि यदि ऐसा हो रहा है, यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ रहा है, इसका मतलब तो ज़िंदगी की कंपनी लॉस में है। यदि लगाया, नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाई जी, भीलवाड़ा से उमा मालानी जी। कल जो भी पूरा अटेंड किया सत्र कल के दिन में, तो यही सबसे ज़्यादा लगा कि स्वयं का निरीक्षण करना मुझे ज़रूरी है। हर पल हर क्षण सचेत रहते हुए दृढ़ता से कोई भी भाव, अभिव्यक्ति, विचार आता है तो उसमें मुझे यही ध्यान रखना है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ। जी। ये दूसरा, जिंदा है, जीने का तो काम ही नहीं बिल्कुल ही, तो कम से कम ये शिविर हो तो मुझे जीना सीखना है और जीने के रास्ते पे चलना है। तो इसके लिए मुझे ये 7 दिन से जो भी मिलेगा, मुझे जीने के रास्ते पे चलना है। जी। और दृढ़ता से किसी की चुगली निंदा करनी ही नहीं है, ना सुननी है। हाँ, ये 3 चीज ही मुझे अभी तक दृढ़ता से मिली। देखिए, जीवन की महिमा है, जैसा स्वीकार लेता है वैसा एक्ट करता है। 2 सगे भाई बहन स्त्री पुरुष ही होते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को कैसी निगाह से देखता हूँ, दूसरे की बहन को किस निगाह से देखता हूँ, ये हमको पता है। इसका मतलब क्या है, मानने का ही है। केवल ये यहाँ पे ये ठीक नहीं है ऐसा हमने स्वीकार लिया है। तो यदि हमको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। इसलिए अध्ययन की परिभाषा भी है
अनुभव की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। कल भी किसी ने कहा कि क्या कर रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहा हूँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दृष्टि क्या है उसके पीछे। तो अभी तक हमारे यहाँ ज़्यादा हमने आदमी की सोच विचार को भौतिक क्षेत्र में लगाया है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियरिंग का कोई काम करूँ, मेडिकल का कोई काम करूँ। मेरे भाव और विचार को समझने की दृष्टि से, मेरी ज़िंदगी को समझने की दृष्टि से हमारा ऊर्जा भी कम लगा है। कल भी हमने चर्चा किया कि हमारे पास दो रास्ते उपलब्ध रहे हैं, या तो हम ईश्वर को समझने की तरफ गए हैं या हम शरीर को भोगने की तरफ गए हैं। दोनों रास्तों की सीमाएं हमने देखी हैं, दोनों रास्ते व्यक्तिवादी हैं, अकेले की यात्रा है। सही अर्थों में देखा जाए तो अभी हमारे पास परिवार एज ए होल की कोई यात्रा ही नहीं है। हम एक छत के नीचे हैं, अपने अपने उद्देश्य को लेके जी रहे हैं, चाहे उसका नाम कैरियर है, चाहे उसका नाम साधना है। और मेरे को दूसरा, मेरे जो मैं सोच के चल रहा हूँ, दूसरा उसमें सहयोगी हो जाए तो ठीक है, नहीं सहयोगी हुआ तो फिर वो मेरा नहीं है। वहाँ से गैप बनना शुरू हो जाता है और अंततः 60 तक पहुँचते पहुँचते हम सब अकेले हैं। तो इसका मतलब है कि परिवार एज ए होल की कोई यात्रा अभी डाइनिंग टेबल पे ही होती है। पूरा परिवार यदि किसी परिवार में एक जगह बैठता है तो वो खाने की टेबल है जहाँ हम साथ बैठ पाते हैं। वो भी कुछ परिवारों में है, कुछ परिवारों में वो भी नहीं बचा है। तो मानसिक यात्रा पूरे परिवार की एज ए होल जर्नी है, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। Good morning to everyone. Myself Nipul from Anand Niketan School, शीलज। काफ़ी टाइम से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि आई थिंक पॉजिटिव फॉर माई सेल्फ एंड गुड फॉर माई सेल्फ एंड ऑटोमेटिकली यू नो आई कैन सी गुड इन अदर्स। कल के पूरे दिन से मुझे ये पता चला कि मैं ये सही कर रहा हूँ और बहुत क्लियर हो गया मेरा। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। नमस्कार, सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मैं पुरुषोत्तम शर्मा कोटा से। यहाँ लोग आधा घंटा 1 घंटा दशहरा मनाएंगे, हम लोग 7 दिन दशहरा मनाएंगे। बिल्कुल, आज से शुरू कर दिया रावण मारना। भीतर का रावण मरे, इसकी तैयारी आज से सुबह से शुरू की। अजनबी लोग हैं बहुत सारे, कोटा से 1-2 परिवार हैं। जैसे ही देखता किसी का भी चेहरा, पहले मुस्कुराता और फिर उनसे गुड मॉर्निंग करता। धीमे से पूछता कहाँ से? अजमेर से गिरधारी लाल जी ने तो मुझे देखकर कहा हाँ आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कभी नहीं देखा। कहाँ मिले हैं? मैंने कहा इस शिविर में। बोला ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा इसलिए कि मैंने आपसे आगे होकर गुड मॉर्निंग कर लिया। निश्चित रूप से मैं इस तरह करके अपने ईगो को पिघला रहा हूँ, शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से दूसरा एक और प्रयोग, मैं अधिकतर पत्नी के साथ होता हूँ, इकट्ठा नहीं होता। सॉरी माफ़ी चाहूँगा। अब दूसरों की बात बंद। आज मान्यवर से बहुत अच्छी बात सीखी, त्यागी सोम जी से, कि हम दूसरों की बात किया करते हैं। मैं इकट्ठा होने का अर्थ ये है कि अगर मेरी पत्नी घर पर मोबाइल चला रही है और मैं टीवी देख रहा हूँ तो हम साथ हैं, इकट्ठे नहीं हैं। ज़्यादातर हम साथ हुआ करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, वो किचन में, तो हम साथ हैं, इकट्ठे नहीं हैं। इकट्ठे हुए हम एक ही चीज़ को दोनों एक निगाह से देख रहे हैं। सुबह शिव जी की मूर्ति को देखा, मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा चलते हैं। तो इस तरह हम इकट्ठा होते हैं। जब अगर हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, कोई संभावना ही नहीं है कि जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं 6 दिनों तक सुनेंगे, उसका बीज डलना शुरू हो गया है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। बाकी चीज़ें जो आपने बताई स्वीकार करूँगा कि कल बहुत कम बातें सुन पाया, क्योंकि एक बार तो मैंने गाड़ी में, कार में मेरी मिसेज से कहा कि ऐसा ना हो मुझे झपकी लग जाए, मुझे हिलाती रहो। परसों की रात मैं सो नहीं पाया था क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, घर में कार्यक्रम था। तो कल सारा दिन भारी माइंड रहा। आज पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से अगर आप कल मुझसे एक एक शब्द भी पूछेंगे तो मैं बता दूँगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो आपकी बात को सुनते हुए और समय इसमें ना लगाते हुए बेटा, है ना, तो मेरे को लगता है कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कल काफ़ी लोग जहाँ से आए थे वो दुनिया की उससे ट्रांजिट कर रहे थे। हाँ, मैं मतलब कुछ शेयर करना चाहता था सर। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करिए। नहीं, कोई आपको पॉइंट ऐसा लगता है जो पूरी सभा के लिए बहुत उपयोगी होगा तो शेयर कर दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे टाइप के काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे। जब मैं सभा में आया सुबह 10 बजे कल, तो जो पहली चीज़ यहाँ लिखी गई वो लिखी गई कि प्रस्ताव मानना नहीं है।
तो मुझे लगा ये सभा मेरे ही लिए है, क्योंकि मैं कोई सा प्रस्ताव मानता ही नहीं हूँ। तो दैट वाज वन रीज़न व्हाई आई स्टेड हियर। फिर आगे जाके जब सभा चली आधे घंटे तक, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई और फिर लिखा गया कि कुछ यूनिवर्सल यहाँ पे बताया जा रहा है या फिर बताया जाएगा अगले 7 दिन में, जो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो और वो वेरीफाइबल भी है, मीन्स इट इज़ अ साइंस। तो मुझे लगा कि ये सभा मेरे ही काम की है, क्योंकि मैं बिना फैक्ट्स किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ। फिर आगे चले हम, वाई आई एम टेलिंग यू माई जर्नी, बिकॉज मेरे तरीके के लोग भी होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल ज़्यादा ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही होते हैं। फिर आपने बताया आगे जाके कि 3 तरीके से ज़िंदगी जीता है इंसान। एक तो साधना वाले मार्ग पे चल के ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करता है, जो आजकल कोई करता नहीं है, तो मैं भी नहीं करता हूँ। दूसरा, शारीरिक भोग और विलास के अंदर उलझ के कोई काम करता है इंसान, तो वो अधिकतम के मार्ग पे चलता है, जिससे उसको कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना या फिर कमाने की कोशिश करता है वो। तो मुझे पता चला कि मैं बीच में कहीं मानव और शरीर वाली जर्नी में डोल रहा हूँ, क्योंकि परिवार तो मेरा खुश है और घर वालों से संबंध भी अच्छे हैं, अभी तक कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, खुश रहते हैं हम साथ में। लेकिन कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलता रहे। तो बचपन से लेके आज तक वही करता आ रहा हूँ। तो पता चला कि हाँ, ये वर्कशॉप काम की है और आगे सुनते हैं। फिर आगे चला तो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया लंच के बाद, जिंदा रहना जीने में क्या डिफरेंस है। तो मैंने 5-5 पॉइंट लिखे, बोला मैंने कि ये तो 10 हो गए हैं ऐसा। तो उस वक्त मुझे पता चला कि व्हाट आई एम डूइंग इज़, यहाँ पे जो कंपैरिजन वाली बात हमने बिगनिंग में लिखी थी कि तुलना नहीं करनी है, तो सच में मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा था और फ्री होके बोल रहा था। तो वो पहला चेंज मैंने खुद में देखा। अगर मैं तुलना करता तो मैं पूरे 10 लिखता। ये जो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, मतलब आपने बोला कि खुद में क्या ऑब्जर्व किया, बस। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है। फिर जिंदा रहने और जीने में जो मैंने डिफरेंस बताए और मैंने जो लिखे थे और आपने जो बताया, उसमें जो मुझे अंतर लगा, उससे मेरी दिमाग और खुल गया कि जो मैं सोचता हूँ वो तो सिर्फ स्टार्टिंग है, एक्चुअल गणित तो कहीं और ही स्टार्ट होगी। बहुत कुछ खुलने वाला है, बस। मानसिक तैयारी बनाए रखें, है ना। बैठिए। थैंक यू और- सर। बैठिए बैठिए, करते हैं, बहुत कुछ शेयर करेंगे। मैं सोचता हूँ कि सही अर्थों में कल का दिन स्टेबल होने में चला गया। हालांकि बहुत सारी बातें कल हमने की हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 10 मिनट में, ताकि कल का एक रिकैप हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। मुख्य रूप से जो कल की चर्चा रही, उसमें हमने इस बात पे बार बार फोकस किया कि यदि ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो मैं कितने साल कितने घंटे मेहनत करूं कि मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गया। यदि ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो मैं कितने साल तक कितने घंटे रोज मेहनत करूं कि मैं मंजिल पे पहुंच पाऊंगा। ठीक, तो कितने साल नहीं, कितनी भी शरीर यात्राएं करें तो भी पहुंचने की संभावना कम है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस बात पे हमारा ध्यान जा रहा है कि कहीं जो कुछ हमने माना हुआ है, जिंदगी को जैसा हमने समझा है, जैसा हमने माना है, उसमें ही तो कहीं लोचा नहीं है, उसमें ही तो कोई गैप नहीं है। उसको पहचानने के लिए हमने चर्चा शुरू किया कि जिंदा रहना और जीना, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश लोग ऐसा मानते ही हैं कि हम जी रहे हैं और अभी जीने का मतलब इतना ही है कि घर में एसी और कार में एसी लग जाए, घर 5 स्टार हो जाए, है ना। या हम कोई समाज सेवा ऐसी करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो कंबल बांटे, चाहे खाना खिलाया, चाहे हमने बहुत सारे बच्चों को, है ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने माना हुआ है, जबकि ज़िंदगी की सच्चाई उससे हटके है। एक बार हमारा उस बात पे ध्यान चला जाए तो हमने ये पहचाना कि जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो 4 विषय, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, नाक, कान, 5 सेंसेस के रूप में हम सभी पहचानते ही हैं। तो पशु में भी ये है और मानव में भी है, लेकिन हमने पाया कि पशु इसको जैसा यूज़ करता है, मानव इसको जैसा यूज़ करता है, दोनों अलग अलग है।
क्या हमने पाया? पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। मानव इसके जस्ट उल्टा करता है। मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों से सुख पा सके, है ना। आज डोकले में सुख नहीं मिला बहुत लोगों को। आज डोकले का सुख नहीं मिला। ठीक, इससे एक बात पे हमारा ध्यान चला गया कि पशु के फोकस में जिंदा रहना है और मानव के फोकस में सुख की तलाश है। उसको सुख कहें, शांति कहें, संतोष कहें, आनंद कहें, परमानंद कहें, जो भी आपके पास शब्द हो वो सब उसमें डाल दीजिए। तो इससे क्लैरिटी हमारी ये भी बनी कि मानव इतना इवोल्व्ड स्पेसीज है, मानव इतनी विकसित इकाई है कि वो अपने जिंदा रहने के लिए रूटीन में सोचता भी नहीं है। वो तो सुख की तलाश में रहता है, चाहे खाने में सुख की तलाश करे, चाहे अपनी जीवन शैली में सम्मान की तलाश करे या सुख की तलाश करे, और फाइनली उसका जिंदा रहना बाय डिफॉल्ट है ना। हर दिन हम सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं तो यही सोचते हैं कि आज क्या स्वाद मिलने वाला है। हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि इसको खा के मैं जिंदा रहूंगा, है ना। तो स्वाद के साथ मेरा मन जुड़ा रहता है और जिंदा रहना बाय डिफॉल्ट है। फिर हमने ये भी चर्चा किया कि ऐसा क्यों है। तो सभी मानव को 2 वरदान प्राप्त हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता का मतलब है कि मानव में सोचने समझने की ताकत है, और ये कितनी है? असीमित है, और ये धरती के सभी मानव में समान है। तो कल्पनाशीलता की ताकत, पावर ऑफ इमेजिनेशन, सभी धरती के सभी मानव में समान रूप से असीम है, और जो हम सोचते हैं उसको जमीन पे उतार सकते हैं। इसके लिए हमारा शरीर भी अनुकूल है ना। बाकी कोई पशु मानव के जैसा नहीं कर सकता है। ऐसे मकान और चांद तक पहुंचने का काम हमने किया है। दूसरी बात हमने कही कि कल्पनाशीलता का दूसरा एक्सप्रेशन है, कल्पनाशीलता का एक एक्सप्रेशन है कि मानव को इंद्रियों में सुख की तलाश है। कल्पनाशीलता का ही दूसरा एक्सप्रेशन एक और भी है कि मानव को अपनी पहचान और सम्मान की तलाश है, और ये पहचान मानव की मौलिक है। गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए, अपमान की 2 रोटी नहीं चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी, है ना, इज्जत को साथ में जोड़ के चलता है। तो इससे मानव में उसकी पहचान की तलाश, उसकी सम्मान की तलाश मौलिक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम पहचान को पाने की कोशिश करते हैं उसमें रूप एक प्रभावी जगह है, एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है। मैं कैसा दिखता हूं, फिर मेरे कपड़े कैसे दिखते हैं, और मोबाइल कैसा दिखता है, और गाड़ी कैसा दिखता है, और मकान कैसा दिखता है, और मेरा गांव और शहर कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ तक वो फैलेगा। तो रूप मेरी पहचान में एक मेरा बड़ा, अभी जैसी जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें रूप एक बड़ा भाग है, शरीर एक बड़ा भाग है ना। जैसे जितने जिम अभी खुल रहे हैं, गांव गांव में जिम खुल गया है। वो जिम क्यों खुल रहे? स्वस्थ रहने के लिए, है ना। अब तक तो ये था कि ये अच्छा दिखे, उसमें से भी ये ज्यादा अच्छा दिखे। तो बाल की सेवा सबसे ज्यादा, कोशिका की सेवा उससे कम, और जो इस कोशिका को चलाता है वो बेचारा लावारिस है। तो इस सेंस में देखेंगे तो शरीर को भी हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, धन और पद के रूप में इंपॉर्टेंस दिया ही है। तो जब तक स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो मार्क्स कितने आए, कॉलेज के बाहर निकले तो पैसा कितना आया, इतना ही हमारी चर्चा का मुद्दा है। फाइनली फिर पद भी हमारी पहचान के उसमें जुड़ा हुआ है। ये कल उस लोगों ने इस पे प्रयोग किया है लगता है। तो कल हमने ये चर्चा किया था कि मानव की सम्मान की पहचान कैसी है, स्थायी है कि अस्थायी है। मानव अपने सम्मान के लिए स्थायित्व चाहता है, लेकिन वो जिन चीजों से पाना चाहता है वो सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। शरीर आज जैसा है कल ऐसा नहीं रहेगा, रूप बल धन पद जैसा आज है कल ऐसा नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। तुम सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहे, है ना?
हाँ, पकड़ के रखना चाहता, शरीर को पकड़ के देखो। नेचर में कोई चीज जा नहीं रही है। जब तक बाप की जवानी ढलती है तब तक बेटा जवान हो जाता है, बेटी जवान हो जाती है। तो जवानी शिफ्ट हो गई है, कहीं गई नहीं है। अब बाप यदि इसी जिद में है कि मेरी बनी रहे तो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है जितनी भी भौतिक रासायनिक चीजें हैं, फिजिकल केमिकल एंटिटीज हैं, वो सब परिवर्तनशील हैं। उनसे मैंने अपनी पहचान को, सम्मान को जोड़ा है। तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूं? मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास करता हूं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा लोचा है, सबसे बड़ा लफड़ा। कहने में थोड़ी मेरे को अभी दिक्कत हो रही है ना? चल, लोचा चलेगा ना? हाँ, आप समझ लेना, लोचा और लफड़ा इक्विवेलेंट है। अच्छा, लोचा ही है ना, लफड़ा नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, लोचा होता है, लफड़ा किया जाता है। तो इस लोचे का 3 फ्री गिफ्ट मिला। भूतकाल की पीड़ा, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, और भविष्य की चिंता। देखिए, हमारी भीलवाड़ा वाली एक बहन अभी जो बोल रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसिक्योरिटी से हम जिंदगी में कोई लंबी छलांग नहीं लगा सकते। दूसरे के साथ कंपैरिजन करके जो मोटिवेशन घर वालों ने हमको दिया है, उससे हम कोई लंबी छलांग नहीं लगा सकते हैं। इसका एक बड़ा मतलब ये है कि हम सभी माँ बाप असुरक्षा से ग्रस्त हैं, और हमारी सारी बच्चों के साथ में चर्चा का जो केंद्र है उसमें असुरक्षा बनी रहती है। बच्चे और हमारे बीच में गैप क्या है? बच्चों को जिंदगी की तलाश है, हम उनको सेफ देखना चाहते हैं। ये बात पहुंच रही? बच्चों को जिंदगी की तलाश है और जिंदगी के लिए वो कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार हैं। तो बच्चे कोई भी जिंदगी पाने के लिए, अपनी खुशी पाने के लिए, जैसा वो अपने सपनों का संसार बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो उसके लिए उनका फोकस वो है। हमारा फोकस क्या है? सेफ रहो। तो हम बेसिकली सेफ रहो कहां से आ रहा है? सेफ रहो कहां से आ रहा है? सेफ रहो का मतलब बेसिकली डरा हुआ आदमी है। सेफ रहो का मतलब है कि बेसिकली डरा हुआ आदमी है। आपका डर गलत है, ऐसा नहीं है। जैसे बेटियों को अक्सर ये प्रॉब्लम है कि भाई तो 10 बजे आता है, हमको 6 बजे आने बोलते हैं, ये दोनों के साथ अलग अलग क्यों होता है ना? तो हम समझा सकें कि बेटा तुम्हारी मतलब भाई और बहन का सवाल नहीं है, समाज सेफ नहीं है इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम माँ बाप सेफ्टी पहले चाहते हैं, चाहे वो जॉब का बात है जिसमें सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना? जैसे मैंने बेटे को शुरू से कहा कि कुछ भी करना, सरकारी नौकरी नहीं करना है, मिले तो भी नहीं करना है ना? क्योंकि वहां जाके आदमी की पर्सनैलिटी में जो एक निखार आने की जरूरत है, वक्त के साथ साथ जो अपने भीतर आगे बढ़ने का मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं मार खाता है, ऐसा मैंने देखा। तो इसका मतलब है कि यदि मेरे भीतर इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो मैं उसको खुल के खेलने दूंगा, जैसा वो है उसको वैसा समझने की कोशिश करूंगा। यदि मैं इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हूं तो मैं उसको बस सेफ 2 रोटी का जुगाड़ कर ले, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, उस पर मेरा फोकस रहेगा, जबकि बच्चे का फोकस जिंदगी की तलाश। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की जिंदगी हमने जी है, हम माँ बाप को फिर से दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है, अपनी मान्यताओं पे, अपनी कंडीशनिंग पे, कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ से ड्रिवन है। तो उसको हमने देखा तो कहीं ना कहीं कोई भूतकाल की पीड़ा है, कोई वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है। तो ये तमाम पूरे कैनवस पे हमने देखा कि जिसको हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, उस कैनवस पे जिंदगी ऐसे जाती है। तो इसकी हमने लिमिटेशन भी देखी। क्या लिमिटेशन देखी? जब मैं इंद्रियों से सुख की तलाश में हूं तो 3 लिमिटेशन सामने आया। आशा है अब सबका ध्यान चला जाएगा और इस पे ये हम ऐसा नहीं है कि नोट। देखिए, दिल्ली के अभी पिछले शिविर में किसी ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि हर मानव ओरिजिनल ऑब्जर्वर अभी नहीं है।
अभी हम ओरिजिनल ऑब्जर्वर नहीं है। क्यों नहीं है? कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग हो गई है। हमारे बड़ा छोटे का पहचान, बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमारे मापदंड बदल गए हैं, है ना। दिल्ली में हमने त्यागराज स्टेडियम में 4000 टीचर्स एक साथ होते थे, तो लगभग एक महीने में करीब 25,000 टीचर से बात किया। तो वहाँ बात करते करते वहाँ डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है, उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया कि बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है। तो दिल्ली वाले हैं, तो बोले सर हमारे यहाँ बड़ा ही बढ़िया होता है। दिल्ली में पैर जमाना आसान काम नहीं है। ये एक सुखद सौभाग्य रहा कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में जो कुछ भी प्रयास हुआ उसकी ध्वनि देश तक भी गई, विदेश तक भी गई, और काफ़ी एक अच्छा माहौल बना है। लेकिन इस बात पे क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि गोरा रंग, 6 फुट, ब्राह्मण, दिल्ली और मुंबई और दुबई, है ना। तो हम ओरिजिनल ऑब्जर्वर नहीं हैं। हमारी दृष्टि प्रभावित है, हमारी दृष्टि कंडीशनड है। लेकिन यदि सही अर्थों में कहा जाए तो मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के युवाओं के साथ, दिल्ली आईआईटी के साथ और तमाम एनआईटीज़ के साथ में काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं। युवाओं में फिर भी वो चीज़ बची रहती है, क्योंकि अभी इनके सामने लिमिटेशन नहीं आई है। शादी नहीं हुई है तो ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया है, और जॉब में नहीं आए हैं, और संसार की अभी उसमें कूदे नहीं हैं, तो अभी बहुत सारी कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो जितना ओरिजिनल ये देख पाते हैं वो अप्रिशिएबल है, और मेरे को लगता है कि इस एज में यदि फाउंडेशन मजबूत हो जाए तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। फाइनली हमने कहा कि चर्चा हम कर रहे थे कि सुख के लिमिटेशन को हमने 3 तरह से देखा। एक तो ये बात हमारे ध्यान में आ गई कि हम सुख कितना चाहते हैं। धरती का हर मानव एक क्षण के लिए भी दुखी होना नहीं चाहता है, एक क्षण के लिए भी अपमानित होना नहीं चाहता है। वो सुख की निरंतरता ही चाहता है। इससे कम में जो कुछ है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो दुख है। लेकिन इंद्रिय सुख से कितना मिलता है? क्षणिक मिलता है। मेहनत बहुत ज़्यादा, मिलता बहुत छोटा सा है ना। कभी हम चर्चा करते हैं कि एक कौर जीभ पे आता है तो उससे कितना सुख मिलता है, और एक कौर जीभ पे आने के लिए कितने लोगों ने मेहनत किया है। किसी ने फसल उगाई होगी, किसी ने उसको काटा होगा, पोसा होगा, है ना, पैक किया होगा, थोक के पास आया होगा, रिटेल के पास आया होगा, प्रोसेस किया होगा, किचन में आया होगा, तब एक कौर जीभ पे आया। और कितने सेकंड के लिए स्वाद आया और गया। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, उपलब्धि बहुत छोटी है सुख के रूप में, मिलने वाली चीज़ क्षणिक है, और इसकी निर्भरता है, शरीर पे निर्भरता है। चाहे मेरा ही शरीर क्यों ना सही, मेरे को मीठा खाना अच्छा लगता है कि, लेकिन डायबिटिक है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, और शरीर की एक सीमा है भोगने की, जबकि मैं निरंतरता चाहता हूँ। तीसरी जो बात है मेरे को लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारा ध्यान चला जाए तो कल हमने कहा कि इंद्रियों का जीने के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या मतलब? कल हमने इस एग्जाम्पल को चर्चा किया कि यदि एक पत्नी को लगता है कि उसका पति इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, तो वो पति के प्रति ज़्यादा विश्वास से संबंध में, पति के साथ संबंध के प्रति ज़्यादा विश्वास आएगा या उसके विश्वास में कमी आएगी। ठीक हो गया? इसको रिवर्स करके देखा जा सकता है। उसी तरह से इसको अपने ऊपर डाल के देखा जाए कि यदि मुझको ये स्वीकार होता है कि इंद्रियों के मामले में मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं अनियंत्रित हूँ, है ना, खाना मेरे सामने आता है और मुझको पता चलता है कि पेट भर गया है, उसके बाद भी मैं खाता रहता हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। तो यदि मुझको ये स्वीकार होता है कि इंद्रियों के मामले में मैं अनियंत्रित हूँ, तो मेरा स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ता है, स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, ये अपने को पता चलता है। इसका अर्थ है इंद्रियों में मैं जितना सुख पाने जाता हूं, जिंदगी से मैं उतना दूर जाता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं पहनेंगे, मनपसंद का नहीं खाएंगे, ऐसा कोई आदर्शवादी बात नहीं की जा रही है। लेकिन ये बात जरूर की जा रही है कि उसकी औकात को, उसकी हैसियत को समझने की जरूरत है। वो मेरे को वो चीज़ उपलब्ध करा ही नहीं सकती जिसकी मुझको तलाश।
उसकी हैसियत नहीं है। बढ़िया, एक बात पहुंच गई। अब ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाला है, ये हजारों बार ऑब्जर्वेशन में आएगा, हजारों बार सामने खाने की कोई बढ़िया स्वादिष्ट चीज आएगी और मेरे भीतर ये विचार भी आएगा कि देखो अब भूख तो नहीं है, फिर भी मैं खा ही लूंगा। फिर एक ऑब्जर्वेशन आएगा, मैंने फिर वही गलती किया, फिर एक ऑब्जर्वेशन आएगा, ये 10,000 बार होगा। कोई मोमेंट आएगा जब ये स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं होगी, है ना। और 0 and 1 नहीं है, 0 and 1 नहीं है। आज होता रहा, सुबह उठने के बाद बंद हो गया, ऐसी संभावना कम है। ग्रेजुअल उसका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई भी प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा, नकारात्मक प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा, सकारात्मक प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और एक दिन वो मेरे हैंडल करने की जगह में आ जाएगा। एक दिन वो आ जाएगा जब मेरे को भरोसा होगा, मैं इंद्रियों को नियंत्रित करता हूँ, मैं मेरे मन को मैं चलाता हूँ, मन मुझको नहीं चला सकता, या मेरा मन या मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है, और वो इसका सुकून, इसकी खुशी क्या हो सकती है वो उसके बाद ही पता चलता है, जब वो नियंत्रण में आ जाता है। तो एक बात हमने कहने की कोशिश की कि मानव की एक सुख की तलाश है, उस सुख की तलाश का इंद्रियों पे निर्भर होने का जो प्रॉब्लम है, देखो इसी को कहा गया, जब मैं इंद्रियों से निरंतर सुख पाना चाहता हूं, इंद्रियों से निरंतर सुख पाना, नीसु निरंतर सुख पाना चाहता हूं, इसका नाम काम है। जब मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ जीकर निरंतर सुख पाना चाहता हूं, इसका नाम मोह है। जब मैं किसी वस्तु के साथ, किसी भौतिक वस्तु के साथ निरंतर सुख पाना चाहता हूं, इसका नाम लोभ है। और तीनों में लात खाता हूं, इसका नाम क्रोध है। क्योंकि वहां वो नहीं है, इसलिए क्रोध की परिभाषा है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। क्या अक्षम था? मेरे को सुखी होना नहीं आ रहा है। अक्षमता मतलब इनकॉम्पिटेंस। हाँ जी, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम ना हो, है ना, क्योंकि मुझको तो सब ठीक ही लगता है, मेरे तो रोज की प्रैक्टिस। हाँ जी, क्या हुआ? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। ये पहुंच। हाँ बेटा, हम 4 विषयों की बात कर रहे हैं, आहार, निंदा, भय, प्रजनन। तो आहार, निंदा और प्रजनन तो क्लियर हो गया है, भय के ऊपर थोड़ी स्थिति क्लियर नहीं हो रही, तो उसको थोड़ा आप क्लियर करेंगे। देखो, भय का मतलब इतना ही है कि धरती के सभी मानव में कितने प्रकार के भय हो सकते हैं? गिना जा सकता है कि नहीं? कितने प्रकार के भय हो सकते हैं? अनगिनत भय हो सकते हैं। 4 ही होते हैं, 5वां ढूंढ के लाना तो पता चलेगा। प्राण भय, धन भय, पद भय और मान भय, यही 4 भय होते हैं। और सारी जिंदगी की सफलता का इतना ही मतलब है कि मैं इन 4 भय से मुक्त हो जाऊं। सारी जिंदगी में सफलता असफलता का मापदंड इतना ही है कि मैं इन 4 भय से मुक्त हो जाऊं, इतनी ही कहानी है। तो भय को जब आहार निद्रा भय बोलते हैं, भय को पॉजिटिवली कहें तो वो जीने की आशा है। जीने की आशा के अगेंस्ट में जब कोई स्थिति बनती है उसका नाम भय है। जीने की आशा के अगेंस्ट में जब कोई स्थिति बनती है उसका नाम भय है। भय का मतलब प्राण भय, धन भय, पद भय, मान भय, 4 ही भय हैं। क्लियर है कि इसमें कुछ बोलना है? प्राण भय मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, कोरोना काल में हमने काफी देखा। धन भय कहने की आवश्यकता नहीं है। पद भय, जो पद मुझको मिला है, चाहे सामाजिक पद है, चाहे, है ना, शिक्षा के रूप में है, चाहे शासन के रूप में है, जो भी पद मुझको मिला है ना, वो मेरी पहचान का आधार होता है, वो मेरे व्यक्त होने का अवसर होता है।
और मान भय का मतलब है जो रिश्तों में हमने एक दूसरे को मान सम्मान, है ना। एक भाई का बहन के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ, दोस्त का दोस्त के साथ, मित्र का मित्र के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, जो संबंधों में हमने एक दूसरे को मान रखा है ना। अभी हम व्यवहार कैसे कर रहे होते हैं? जब किसी से व्यवहार कर रहे होते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं? अभी हम किसी से व्यवहार कर रहे होते हैं तो क्या ध्यान में रहता है? सामने वाले को बुरा मत लग जाए, मैं उसकी नज़रों में अच्छा बना रहूं और मेरा काम निकल जाए। तो कहाँ से नियंत्रित हो रहा है? वो मान भय से नियंत्रित हो रहा है। तो यहाँ फिर ये भी कहा गया कि मैं व्यवहार से नियंत्रित हूं कि मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। व्यवहार मुझको नियंत्रित करता है कि मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। यदि व्यवहार मुझको नियंत्रित करता है तो मैं गुलाम हूं कि स्वतंत्र हूं? गुलाम हूं। और स्वतंत्र आदमी स्वतंत्र होगा, गुलाम आदमी तो सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमको ये सेंस पकड़ में आया कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, तो मैं प्राण भय से मुक्त हो जाऊं, धन के भय से। कितना 1000 करोड़ पैसा होने के बाद, कितना 1000 करोड़ रुपया होने के बाद मैं धन के भय से मुक्त हो जाऊंगा? पहुंच रही बात? धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, ये नियम है। छू नहीं सकती, होना तो बहुत दूर की बात है ना। कल मेरे को लगता है बहन ने बहुत अच्छा बोला, क्या बोल दिया कि भौतिक वस्तु अपने आप में यदि जिंदा रहने का सामान देखें तो ये तमाम अपने लॉजिक, बार बार आपको ध्यान दिलाता हूं ताकि कोई लॉजिक अपने को स्वीकार हो जाएगा तो वो एक स्थिरता हमको देता है। भौतिक वस्तुएं अपने आप में भौतिक रासायनिक हैं, इसका मतलब सीमित हैं। रूप सीमित है, बल सीमित है, धन सीमित है, पद सीमित है, ठीक। और भाव कैसा है? असीमित है। क्या सीमित से असीमित को पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। ये लॉजिक अपने आप में काफी स्ट्रांग था, है ना। उस पे हमको एक बार ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत है। कहाँ पहुंचे? वापस आ जाइए। कहाँ थे हम? इंद्रिय सुख पे। ये क्लैरिटी बन गई? आगे चलूं? हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था कि जैसे अभी आप 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो मैं कंटेंटमेंट को अंदर से फील करता हूँ, निरंतर सुख। और एक सेकंड चीज़ ऐसी हुई कि अभी मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। जैसे मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। अब वो हॉरर मूवीज़ इस भय का पार्ट है क्या कि जैसे बंजी जंपिंग हुआ, स्काई डाइविंग हुआ, हाँ, तो मेरे को क्यों करना है कि मेरे को अपने आप को एडवेंचरस फील कराना है कि मैं अपने आप कैंपिंग करना भी हुआ, इवन ट्रैकिंग करना हुआ। बेसिकली मनोरंजन की परिभाषा है कि आपकी ये बेसिकली मानसिक बेरोजगारी है। जी बिल्कुल। मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास सुख का सारा, देखो बहुत ध्यान देने लायक बात है। ये जितना एडवेंचरस गेम्स है कहाँ से आया? ये उन कंट्रीज से आया जी। ये उन कंट्रीज से आया जहां पे आहार जितना भोग सकते थे भोग लिया, सेक्स जितना भोग सकते थे भोग लिया, है ना, और नींद जितना भोगने था भोग लिया, और तीनों को भोग के पता चला कि इसमें सुख नहीं है और कोई आध्यात्मिक दरवाजा वहां खुलता नहीं है। जी। हमारे भारत में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति जॉब कर रहा होता है, उसका मूड खराब होता है और जॉब में मन नहीं लग रहा होता है, तो क्या करता है? उसका पहला स्टेप ये हो सकता है कि वो किसी एनजीओ में चला जाए जॉब छोड़ के। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि अपने एनजीओ बना ले। तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि वो कहीं पहाड़ों में घूमने चला जाए, वो किसी साधु सन्यासी से मिलता है, वो कोई आध्यात्मिक यात्रा को कुछ खोजने लगता है, किसी गांधी को, बुद्ध को पढ़ने लगता है। तो यहाँ इस तरह का वातावरण उपलब्ध है कि जब भी आदमी भौतिकता से उबेगा, कुछ विकल्प उपलब्ध हैं जो हर व्यक्ति अपने तरीके से तलाश करता है। लेकिन जिन देशों में इस तरह के विकल्प उपलब्ध नहीं थे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आहार, निद्रा और प्रजनन तीनों को भोग लिया। अब क्या करेगा? भय बचा। तो मैं डरता नहीं हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। प्राण भय से मुक्ति आपकी बंजी जंप से लेके हॉरर मूवी देखने का सारा मामला ये सिर्फ एक बिंदु से आ रहा है कि मैं डरता नहीं हूं, मैं इस बात को फील करना चाहता हूं। मैं डरता नहीं हूं, इसका फील अपने आप में बहुत स्ट्रांग सुख देता है जी, है ना।
तो इसका मतलब है कि केवल वो प्राण भय से अपने आप को मुक्त देखने का एक प्रयास है, जो कि बेसिकली सुख नहीं है या बेसिकली वहां नहीं जाएगा। यदि हमको सुख का दरवाजा खुलेगा तो सारी ऊर्जा उधर अपने आप चली जाएगी। और सर मनोरंजन क्या हुआ फिर? मनोरंजन यही तो कहा कि सुख की समझ नहीं है तब तक मानसिक बेरोजगारी का नाम मनोरंजन है। तो वो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन या रूप, बल, धनपद में से किस कैटेगरी में फॉल होगा? मनोरंजन हाँ सर। सारे में फॉल होगा। बेसिकली जितना मनोरंजन है वो इंद्रिय सुख के लिए है। नहीं हम मसूरी जाते हैं, पहाड़ देख के बहुत अच्छा लगता है, वो प्रिय है। तो या तो आहार को एंजॉय कर रहे हैं, या दृश्य को एंजॉय कर रहे हैं, या प्रजनन क्रिया को एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं। बेसिकली वो जितना मनोरंजन वाला पार्ट है वो इंद्रियों वाला पार्ट ज्यादा है। या फिर हम कहेंगे कि हमारी पहचान में मनोरंजन वाला भाग कम है। मेरे को रूप से मैं अच्छा दिखूं जी, ऐसा मेरी चाहना है जी। पर ये मनोरंजन नहीं है, ये मेरी पहचान और सम्मान के साथ जुड़ी हुई कोई चीज है। सर जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन है, वो जनरली कॉमेडी करता है, तो मैं देखता था और अभी भी कभी कभी देखता हूँ। अब वो तो किसी भी चीज को सरकाज्म के रूप में देके बताता है कि एसी का जोक ले लिया, कुछ ले लिया। मैं उसको देख रहा हूँ, वहां में तो अपनी पहचान तो देख ही नहीं रहा। मेरा रूप भी नहीं हो रहा, बल भी नहीं हो रहा, धन भी नहीं हो रहा, पद भी नहीं हो रहा, आहार भी नहीं, निद्रा भी नहीं, भय भी नहीं, प्रजनन भी नहीं। तो मैं मतलब वो किस कैटेगरी में, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। कोई बात जी, एक सुखापेक्षा है, सुखी होने की अपेक्षा है जी, तो जब तक अपने पास कोई पूंजी नहीं है तब तक उधारी का माल सही। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और जात दिन देख के अच्छा नहीं लगेगा, वही करेक्टर आपको कुछ दिन बाद इरिटेटिंग लगने लगता है। नहीं वो तो टेम्परेरी है, वो तो क्लियर हो रहा है सर, पर ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से वो कहाँ जा रहा है, ऐसा थोड़ा मतलब सा ये सारे उसके लिए माध्यम है जी। इंद्रिय सुख और रूप बल धंस पे जो पहचान मिली है ये उसके लिए माध्यम है जी। फाइनली सुख कोई और चीज है तो दूसरा भी क्या कर रहा है वो बेसिकली आपको प्रिय लग रहा है। हाँ, वो जो मिमिक्री है जी या कोई एक्टिंग है जी, तो बेसिकली वो आपको प्रिय लगता है। ठीक है, ओके सर। आंख से देखने में, कान से सुनने में। जी, थैंक यू सो मच सर। नहीं होगी फोन पे। हाँ सर, शायद टेम्परेरी थ्रिल और परमानेंट थ्रिल की बात हो रही है। टेम्परेरी थ्रिल, हाँ वो जो कर रहे हैं वो थ्रिल एंटरटेनमेंट, थ्रिल परमानेंट होता ही नहीं। हाँ वो थ्रिल परमानेंट होता ही शायद नहीं, वो बात हो रही है। टेम्परेरी ही होता है जी। थ्रिल परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो वो जो परमानेंट सुख जो है वो, हाँ उसकी बात आगे करेंगे। बढ़िया हो गया, आगे चलें। माइक सर, अल्टीमेट सुख क्या होता है? दुख और करेंगे सुख चर्चा, करेंगे उधर ही जा रहे हैं। हाँ जी सर। माइक। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, कल मतलब जिस तरह से शाम के टाइम पे सब लोग जब सामने थे सब बता रहे थे कि रिकॉर्ड बना लिया, यूपीएससी IRS बन गए, या फिर मतलब संपत्ति का अटमोस्ट लेवल देख लिया, पता ये पड़ा कि एक्चुअल में एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं छूट रही है, एक्चुअल सुख नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने अटमोस्ट लेवल देख लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, पर जो हम मतलब स्टार्टिंग लेवल है, हमारे मन में कहीं ना कहीं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आई है कि हाँ इन चीज़ों से मतलब वो परमानेंट सुख तो नहीं मिलने वाला है। एक कंफ्यूजन ये है कि क्या पता मिल भी सकता है, तो पहले उसमें ट्राई कर लेना चाहिए ना, मतलब उस एज में आने के बाद ये चीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन छूट रहा है कि रूप बल धन पद का एक्सपीरियंस किए बिना ये कैसे पता पड़ेगा कि वो निरर्थक है? बिल्कुल निरर्थक नहीं है, निरर्थक ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन जिस मानसिक स्थिति को हम पाना चाहते हैं उसके लिए निरर्थक हो गया। जिस मानसिक स्थिति को हम पाना चाहते हैं, जिस स्टेबिलिटी को हम पाना चाहते हैं, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, और ये दुनिया गलत है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है? दो कहा जा रहा है। एक तो ये कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। जिंदा रहने के लिए मेरे को कोई ना कोई व्यवसाय करना होगा। तो हर आदमी कितने व्यवसाय एक साथ कर लेगा? कोई एक दो ही करेगा, है ना। तो कोई जॉब कर लेगा, कोई अपना बिजनेस डालेगा, है ना, कोई खेती कर लेगा, कोई गाय पाल लेगा।
तो इसका मतलब है कि स्किल्स किसी भी व्यक्ति के पास लिमिटेड होंगे कि अनलिमिटेड होंगे? लिमिटेड ही होंगे। तो उसमें हम कर सकते हैं कि हम IRS हो जाएं, हम IAS हो जाएं, हम बिजनेस कर लें, हम खेती कर लें, जैसी हमारी चॉइस है और जैसी हमारी मनस्थिति है, वो कुछ ना कुछ हम में से हर किसी को करना ही है। क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरा परिवार को भी जिंदा रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स हैं जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, उस अर्थ में मेरे को कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई स्किल की आवश्यकता है कि नहीं है? करना होगा कि नहीं करना होगा? कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप IAS ना बने, IRS ना बने, आप है ना स्किल नहीं करें या ये नहीं करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसमें से जो भी आपकी समझ के अनुसार, आपकी मनस्थिति, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको चुनना ही है, आपको करना ही है। वो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि मेरा जीना हो जाए, जिंदा रहना हो गया। दूसरा पार्ट है कि मेरा जीना हो जाए। जीने का मतलब क्या? मेरा भाव और विचार चाहे जॉब के लिए चले, चाहे किसी व्यक्ति के लिए चले, चाहे मेरे लिए चले, चाहे पास्ट के लिए चले, चाहे वर्तमान के लिए चले, चाहे भविष्य के लिए चले, चाहे किसी भी धर्म और जाति के लिए चले, हर परिस्थिति में मेरा मन, मेरा भाव और विचार में भाव में अभाव हो या भाव हो, है ना, विचारों में कन्फ्लिक्ट हो या विचारों में हार्मनी हो, है ना। तो मेरे भाव और विचार अपने आप में अधूरे नहीं हो, वो अपने आप में पूरा हो, सही हो, स्टेबल हो, हार्मोनियस हो, इसकी जरूरत है कि नहीं? बहुत मोटी लैंग्वेज में कहा कि अभी तक हमने पेट भरने का जुगाड़ किया है, मन भरने का जुगाड़ नहीं किया है। ये बात पहुंची कि नहीं? अभी तक हमने जो कुछ भी प्रयास किया है, हमारी तमाम सफलताएं वो पेट भरने का जुगाड़ है, मन भरने का जुगाड़ नहीं है। चाहे एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, ठीक, अपने को पाए बिना ये भाव और विचार कहाँ से पैदा होता है? इस भाव और विचार का मैकेनिज्म क्या है? डॉक्टर को हार्ट का इलाज करना है तो किडनी नहीं खोलता है ना, नहीं मैं गलती से किडनी खोल दिया था, ऐसा नहीं करता है। तो उसको पता है कि हार्ट कहाँ होता है और उसको कैसे हैंडल करना है। मुझको जिंदगी चलानी है और मुझको नहीं पता है कि ये भाव और विचार कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो भाव और विचार कहाँ ओरिजिनेट होता है, वो मशीन कहाँ पे है, उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा और वो हार्मोनियस होगी और हमेशा हार्मोनियस होंगी और वो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगी। ये मेरे नियंत्रण में हो कि नहीं हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत बढ़िया डॉक्टर एक बहुत घटिया इंसान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक बहुत अच्छा इंजीनियर बहुत घटिया इंसान हो सकता है कि नहीं? एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी घटिया इंसान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हम क्या चाहते हैं? उतना ही बढ़िया इंजीनियर भी हो, उतना ही बढ़िया इंसान भी हो। तो मतलब चीज़ ये है कि रूप बल धन पद इनके लिए प्रयास करना है, ये चाहिए, पर साथ में भाव और विचार की दुनिया को सही बनाएंगे तो जी पाएंगे। उल्टा कर देते हैं, भाव और विचार की दुनिया को समझते हुए रूप बल धन पद का सदुपयोग होता है। जी हाँ, अगर ये होंगे तो इनमें रूप बल धन पद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपने आप संतुलित हो जाएगा। कहाँ किसको आना है अपने आप सेट हो जाएगा। तो कल चर्चा में आया कि मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। अभी तक हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। जिसको बोलचाल की भाषा में हम बुद्धि बोल रहे हैं वो हमारा लॉजिकल कैपेसिटी है और वो हमारा मेमोरी है। तो लॉजिक हमको IIT तक ले गया, मेमोरी हमको IAS बना दिया, है ना। IIT का एग्जाम दे के बच्चा आता है, वो अपना रैंक बता देता है कि मेरा रैंक कितना आएगा, उसी के आसपास आता है। IAS का एग्जाम देने वाले को नहीं पता चलता है कि उसका होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि IIT का एग्जाम बहुत लॉजिकल है और इधर याद करना बहुत सारा पड़ता है।
तो हमारी वर्तमान शिक्षा आदमी की लॉजिकल कैपेसिटी और उसकी मेमोरी की कैपेसिटी को चेक करता है या उसको यूज करता है। सही अर्थों में बुद्धि को हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। बुद्धि का मतलब है जो एग्जिस्टेंशियल नियम है, पूरी कायनात पूरी नेचर किसी नियम से है, एग्जिस्टेंस के उस नियम को पहचान लेने का नाम बोध है। मानव के बारे में भी उस नियम को पहचान लेने का नाम बोध है। उसका नाम जानना है। जानना ही जीना है। जीने का मतलब भाव और विचार की स्थिरता है। जीने का मतलब स्वयं के प्रति विश्वास है। जीने का मतलब संबंध के प्रति विश्वास है। जीने का मतलब परिवार में अभाव की मुक्ति है। जीने का मतलब समाज में भय से मुक्ति है। जीने का मतलब पूरी धरती पे संतुलन है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बुद्धि के व्यक्त होने के लिए रूप बल धन पद साधन है। बुद्धि साध्य है, रूप बल धन पद साधन है। और हमने सबके सर पे क्या चढ़ा दिया? हमने सबके सर पे क्या चढ़ा दिया कि रूप बल धन पद साध्य है, लक्ष्य है। रूप बल धन पद लक्ष्य नहीं है। बुद्धि को व्यक्त करने का, मेरी समझ को व्यक्त करने का साधन है। मेरे पास कोई विजन है और मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हूं तो मैं उस विजन को ट्रांसलेट कर सकता हूं। हमारे पास कई नहीं, कुछ शिक्षा मंत्री या कोई मुख्यमंत्री बात करते हैं कि हम एजुकेशन का अपना बजट कैसे खर्च करें कि दिल्ली के जैसा रिजल्ट आ जाए। ये बजट से नहीं आता है। घर बजट से चलेगा कि घर विजन से चलेगा? हमारे घरों के बजट जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, घरों की हालत खराब हो रही है कि बेहतर हो रही है? बजट से मकान बेहतर हो सकता है, बजट से सुविधा बेहतर हो सकती है, मकान बेहतर हो सकता है, गाड़ी और कपड़े बेहतर हो सकते हैं। संबंध बजट से कोई रिलेशन नहीं है। एक गरीब माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप का ज्यादा सम्मान करेंगे कि अमीर माँ बाप के बच्चे? कुछ पता नहीं कौन क्या करेगा। पैसे से सम्मान होता तो अमीर माँ बाप के बच्चे ज्यादा सम्मान करते। ऐसा नहीं है। 5th क्लास तक बच्चा मम्मी को निपटा लेता है, 10th तक पापा को निपटा लेता है, उसके बाद कहता है तुम्हारे पास काम की चीज एक ही है, ATM। बाकी अकल मेरे पास है। ठीक, तो इसका मतलब है, तो हमको समझना पड़ेगा। जब आदमी की बात करते हैं तो पैसे की औकात बहुत छोटी है। आदमी की औकात पता नहीं चली, आदमी की हैसियत पता नहीं चली तो हमको पद और पैसे की औकात ही समझ में आई। अभी आदमी का जलवा कहाँ देखा? अभी पद और पैसे का जलवा देखा। बढ़िया, गुड। हाँ जी। अमर अहमदाबाद से। मेरा सवाल ये था कि अभी ये जो आपने बोला वो बात समझ आ गई कि ये जो भी है वो चेंजिंग है। चेंजिंग, हाँ, थोड़ी हिंदी वीक है। तो अभी ये जो मुझे खुशी मिल रही है, गाड़ी घर या जो भी है, खाने से, मसूरी घूमने से, मेरी इंद्रियों से, तो मैं कॉन्शियस हूँ कि ये चेंज होने वाला है। बस। और मैं कॉन्शियस हूँ कि ये दुख भी देने और वाला उसको है एंजॉय भी करें। और एंजॉय भी कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं कोई ना? नहीं। फिर इंद्रियों को मैं यूज तो कर ही सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आई एम जस्ट अवेयर अबाउट इट। बल्कि मैं और पॉजिटिवली कहूंगा, यदि भाव और विचार में स्टेबिलिटी है तो सही अर्थों में आप इंद्रियों को भी एंजॉय कर पाते हैं, रियल सेंस में एंजॉय कर पाते हैं। भोग करना अलग बात है, एंजॉय करना अलग बात है। तो सही अर्थों में आपका मन खराब है, कितनी महंगी गाड़ी में बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, कितने भी सुंदर घर है, क्या फर्क पड़ता है? पर ये हनीमून मनाने गए हैं, वो हनीमून से ही वापस आ रहे हैं कि नहीं चलेगा, हाँ, तो क्या मतलब है? पर और एक सवाल था कल का, जैसे आपने बोला कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ दूसरों के लिए। ऐसा नहीं है। मुझे वो सेंस है इंजीनियरिंग की, इसलिए मैं गाड़ी हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इंद्रियों से खुशी मिलनी है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, मैं घर बना रहा हूँ, मुझे उसका डिजाइनिंग, मेरे को सुकून मिलता है वो घर में जाके, बढ़िया है। तो मैं एंजॉय कर ही पाऊंगा। फाइनली आपको ये समझना होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तो यदि आपकी गाड़ी की आपकी समझ है बहुत, तो आप उसको ध्यान देते हो, टेक्निकली आप ध्यान देते हो। फिर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह के साधन की मेरी जरूरत है। अल्टीमेटली उसको खर्चा आप कर रहे हो ना, है ना। अभी हमारे कुछ लोगों ने जिनकी नहीं जरूरत थी उतनी महंगी गाड़ियां ले ली हैं,
एक हेडलाइट टूटती है तो एक मोटरसाइकिल उसमें घुस जाती है। 1 लाख की हेडलाइट है। तो फिर मेरे को शायद मेरी उतनी महंगी गाड़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, उसकी किस्त मेरे को पटाना है। तो इसका मतलब है कि मुझको तय करना पड़ेगा कि मैं क्या चीज में, आखिर मेरा तन मन धन है, तो मेरे तन मन धन को मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इन्वेस्ट करके मैं क्या पाना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी मेरी होगी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बस वही है ना। तो पहले ही कहा, देखो यहाँ कोई उपदेश नहीं है, आपको ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन हर चीज के बारे में हम सोच सकें। सोचना तो मानव की मौलिकता है, ये तो मानव की ओरिजिनलिटी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अभी उस छोटे बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल किया था, वो मेरी बात को आगे बढ़ाया था। कल मैं जो कर रहा था कि गलत तो नहीं है, रूप धन पद बल, और ये जो हमको जो चीज़ें हासिल करनी है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पोस्ट की, IAS बन गए, एवरेस्ट बन गए, इस सब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अभी जो समझ में आ रहा है हमको, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस स्ट्रगल के दौरान अपना जिंदा रहने का जुगाड़ तो करना ही है, जीना ही है। मेरे को लगता है कि पहले अपन जीने का जुगाड़ कर लेते हैं, ताकि ये चर्चा अपन आगे बढ़ा सकें, और फिर उसके सेंस में देखेंगे कि क्या कितना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक सर। तो उस स्ट्रगल में फ्रस्ट्रेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो और एंजाइटी ना हो, यदि जीने उसको समझने के लिए भाव और विचार पे पकड़ नहीं होगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए, आपका कुछ नहीं कर सकते। जी, धन्यवाद सर। सर, इसमें जो भाई साहब ने कहा कि मैं अगर समझ रखता हूं तो इंजीनियरिंग की तरह धन रूप बल को इस्तेमाल कर लूं, आपने कहा हाँ बिल्कुल। इसमें रेस्ट्रिक्शंस बेहद ज़रूरी होगा ना, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने में किसी दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वही तो वो समझ होगा जी, वो विजन होगा, भाव और विचार की क्लैरिटी होगी, वो तो संतुलित होता जाएगा, वो फिल्टर करते जाएंगे। देखो, चाहे मैं आपका बेटा हूं, चाहे मैं आपका पिता हूं, ना मैं आपको रोक सकता हूं ना आप मेरे को रोक सकते। अब वो जमाना गया जब माँ बाप की चलती थी, अब वो जमाना गया जब टीचर की चलती थी, अब वो जमाना गया जब सरकार की चलती थी। सारे सब चीजें लद रही हैं। इसका मतलब है कि कोई एक आधार हमको आवश्यकता है। अब किसी की नहीं चलेगी, बस एक ही चीज चलेगी, जिस चीज को मैं ये स्वीकारता हूं कि ये सही है और वो वास्तव में सही हो। तो सही गलत मैन टू मैन वेरी करेगा, या सही गलत का कोई यूनिवर्सल ग्राउंड होगा। यूनिवर्सल होगा और वो भाव होगा। तो यदि यूनिवर्सल ग्राउंड को हम पहचान पाए, जो कि भाव और विचार के रूप में है, उसको आगे खोलेंगे, बिल्कुल, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। हम अपनों से जूझ रहे हैं जी, चाहे घर में जूझें या ऑफिस में जूझें। बहुत बढ़िया भैया। हाँ, अब इच्छा को भी कैसे, इच्छा और आवश्यकता के बीच में संतुलन हो जाए। बढ़िया जी भैया, ये सापेक्षता और निरपेक्षता में जीना कैसे हो, थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी। हाँ, तो भाव और विचार निरपेक्ष है, जिंदा रहना हमेशा सापेक्ष है, रिलेटिव है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट को पहचान कर कंप्लीट पिक्चर, वो रहता ना जिग्जो पजल, चीजों को जोड़ते हैं। तो यदि मेरे को कंप्लीट पिक्चर की पहचान है तो सारे टुकड़े मैं जोड़ सकता हूं। अभी हमारी परेशानी ऐसी है कि जिंदगी के टुकड़े हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, एक बड़ी पिक्चर हमारे पास है नहीं, इसलिए मेरा वाला टुकड़ा आपसे बड़ा है, ऐसा मामला हो गया। हाँ जी सर, एक ऐसा मतलब सवाल मन में उठ रहा है कि जैसे मुझे पता चला कि मेरे को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। मेरा मन था और मैं पढ़ाई वाइज एकेडमिकली अच्छा भी था, मुझे लगा मैं IAS करूंगा, पर फिर मुझे लगा यार LDC में भी काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो दोनों में है, और इवन IAS बनने के बाद शायद ज़्यादा करना पड़े, तो मैं LDC में ही संतुष्ट हो गया। LDC बनने के बाद मैंने जीवन विद्या शिविर किया और मुझे लगता है कि ये फैलना चाहिए चीज़। क्या मैं उतने लोगों तक इस चीज़ को फैला पाऊंगा, जीऊंगा तो सही अपने अंदर तो ठीक है, जितना मैं IAS बन के कर पाता? तो यहाँ पर क्या ये वाली चीज ठीक बैठ पा रही है? मत सोचो, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं कि जैसे किसी चीज को बिना समझे हम बहुत सारा कुछ फैलने लगते हैं। पहले एक बार भाव और विचार थोड़ा ठीक से पकड़ में आ जाए जी,
देखो, समझ होगी, एक आईएएस के रूप में चीजों को फैलाने का एक तरह का अवसर उपलब्ध है, वहां जी। एक तरह की लिमिटेशन भी उपलब्ध है। जी। लेकिन जब आप कोई पद पे नहीं हो, हमारे जैसे खुले आसमान के नीचे हो, जी। तो आसमान सीमाएं हैं, स्काईज आर द लिमिट। सही बात है। तो पद पे होने से आकाश कम है हमारे लिए, जी। बिना पद होने से आकाश ज्यादा बड़ा है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, क्वेश्चन है, बेसिक बहुत फंडामेंटल है। कल से हम लोग भाव और विचार दोनों शब्द बहुत बार यूज कर रहे हैं, और कल हम गोष्ठी में भी मेरे को सवाल था कि आज खोलेंगे भाव क्या है, मतलब आज खोलेंगे, थोड़ा ये ओके। पूरा हो जाए तो आज ठीक है, खोलेंगे। क्योंकि मेरे को ब्रेक का इशारा हो गया है। ब्रेक का इशारे में 5 मिनट है, आयोजन है, 5 मिनट ले लूं? मैं इसको पूरा कर देता हूं, क्योंकि लौट के फिर इसी को करूंगा तो। हाँ जी, तो फाइनली ब्रेक के पहले इसको समराइज कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए, फाइनली हमने चर्चा किया कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो वो भाव और विचार की स्थिरता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि वो समाधान के साथ है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक मानव शिकायत मुक्त है। यदि मेरे भाव और विचार में क्लैरिटी आ गई है, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन के साथ हूं, इसका मतलब मैं प्रॉब्लम के साथ नहीं हूं। तो जिंदगी के हर आयाम में, नमस्कार पीछे वालों, जिंदगी के हर आयाम में मेरे पास सॉल्यूशन है। देखो, जब ये भाव और विचार की दुनिया की बात कर रहे हैं, उसको अगले 7 दिन इसी पे बात करेंगे, लेकिन हमारी क्लैरिटी अभी फ्रेम फुटबॉल का मैदान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उसमें दौड़ेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि भाव और विचार, तो क्या बोल रहे हैं? तो भाव और विचार का इतना ही मतलब है कि जिंदगी के हर डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन होता है, अंधी दीवार कहीं नहीं होती है। तो जिंदगी के हर डायमेंशन में, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो विश्व हो, हर डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन दिखाई देता है। उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में हो सकता है 25 साल लगे, हो सकता है 50 साल लगे, हो सकता है इस शरीर यात्रा में मैं ना रहूं, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, लेकिन यह भरोसा है कि यह इंप्लीमेंट होगा। ठीक, इसका नाम भाव और विचार की दुनिया है। तो भाव और विचार की दुनिया का मतलब है कि मेरे भीतर कोई अभाव नहीं है, मेरे भीतर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरे भीतर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। और आदमी प्रॉब्लम से दुखी होता है कि नहीं होता है? आदमी प्रॉब्लम से दुखी होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, है ना? जो लोग पहली बार शिविर करते हैं वो ऐसे ही हाथ उठाते हैं। हम प्रॉब्लम से दुखी होते हैं कि समाधान के ना होने से दुखी होते हैं? इसका मतलब है दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम से दुखी नहीं होता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम से दुखी नहीं होता। सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना? यदि सॉल्यूशन है तो वही प्रॉब्लम उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी प्रॉब्लम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक बड़ा खुशी खुशी, गाड़ी आ रही है, बोले आया ग्राहक। ठीक, तो जिसके पास सॉल्यूशन है उसके लिए प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए हर प्रॉब्लम। तो बाहर प्रॉब्लम है कि बाहर घटना है? बाहर घटनाएं हैं। मेरे पास सॉल्यूशन है तो वो अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। ठीक हो गया? तो इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने की जगह में सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगता है। तो क्या बात निकली? इससे मैं सिर्फ आज की इस पूरी चर्चा से इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदा रहने का, चलो आगे,
वही तो बात है। हाँ, वो ले दे के रो रो के गा रहे हो। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष अभी मानसिक रूप से आपके पास बना रहेगा, आपकी मेमोरी में बना रहेगा। इसकी रोशनी में आप ऑब्जर्वेशन लोगे। अध्ययन क्या चीज है? अध्ययन की शानदार परिभाषा है, अध्ययन की शानदार परिभाषा है कि ज्ञान के अर्थ में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना अध्ययन है। अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना, स्वीकार हो जाना मतलब जिंदगी में ट्रांसलेट हो गया है। जब तक मेमोरी में है तब तक मैं कहता हूं कि सच्चाई ऐसी है, लेकिन अभी जिंदगी में नहीं आया है ना। लेकिन वो निष्कर्ष स्वीकार हो जाए तो ये ऑब्जर्वेशन ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ज्ञान क्या है? जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है, ये ज्ञान है। ठीक है, इस ज्ञान की रोशनी में मैं मेरी पूरी जिंदगी को फैला के देखता हूं, चाहे मैं इंद्रियों के रूप में फैला रहा हूं कि मैं पहचान के रूप में फैला रहा हूं, और जगह जगह मेरे पास ये निष्कर्ष आ रहा है, क्या नहीं छूता है। जब तक ये निष्कर्ष फर्स्ट हैंड नहीं होगा कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है, तब तक ये जिंदगी में ट्रांसलेट नहीं होगा। मेरा निष्कर्ष आपका निष्कर्ष नहीं हो सकता है, आपका निष्कर्ष मेरा नहीं हो सकता है। जिंदगी में हर व्यक्ति की यात्रा अपने आप में यूनिक है। यूनिकनेस के साथ हम जर्नी करेंगे। किस पॉइंट पे कौन व्यक्ति क्या निष्कर्ष लेगा, ये उसकी अपनी जर्नी है, ये यूनिक जर्नी है। तो इस सेंस में कहा कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। कोई रूप बल धन पद मेरे को इस दुनिया में सफल कर दे, ये संभव नहीं है। कोई भी इंद्रिय सुख मेरे को इसमें सफल कर दे, ये संभव नहीं है। फिर कल जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। कभी सुखी, कभी खुशी, कभी गम। तो कल ये पता चला कि दूसरे को ब्लड डोनेट करना, चैरिटेबल हॉस्पिटल चला देना, कंबल बांट देना, गाय बचाओ, पॉलिथीन बचाओ, है ना, पर्यावरण बचाओ, ये सब किस में आएगा? ये सब संवेदनशीलता में आ गया। तो सही अर्थों में कहा जाए तो जिंदा रहने के दो पार्ट हैं, एक संवेदनहीनता है, एक संवेदनशीलता है ना। संवेदनहीनता और संवेदनशीलता, है ना, इनसेंसिटिव होना, सेंसिटिव होना और संज्ञानशील होना। तो कल तक हम जिसको जीना मान रहे थे वो कहाँ निकल गया? वो संवेदनशीलता में आ गया, जिंदा रहना में आ गया। बढ़िया। तो संवेदनशीलता जीने के नजदीक है, लेकिन जीना अभी शेष है ना। बाकी हमने देखा। बढ़िया। तो ब्रेक के पहले जितना हमने कल किया है उसको समराइज करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसको ब्रेक के बाद लेंगे। आप ब्रेक के लिए प्रस्थान करें, लेकिन 15 मिनट में वापस। मैं इधर ही आपका इंतजार करूंगा।